Right, hi guys, good afternoon, good evening in fact. So लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर का डिस्कशन क्लोज कर दिया था एंड इफ आई रिमेम्बर इनफैक्ट इट वाज लास्ट टू लास्ट वीक. So did you guys get a chance to work on the booklet and also see the lecture of surface chemistry? Yes, sir. Great. तो आप लोगों के अभी डाउट्स हैंडल करें अपन, लाइक इफ यू हैव डाउट्स और यू हैव कॉन्सेप्चुअल एज वेल एज न्यूमेरिकल, दोनों टाइप के डाउट्स अपन हैंडल कर सकते हैं. पहले किसका करें? लिक्विड सॉल्यूशन का या फिर सरफेस केमिस्ट्री का? आप लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर तो देखा ही है ना सबने? और आर देयर स्टूडेंट्स अमंगस्ट अस हु हैव नॉट सीन सरफेस केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर? नहीं है तो भी बता दो, मतलब इट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम. We can quickly go through those surface chemistry के notes as well. हाँ बोलो ना दृष्टि. अच्छा, I thought you wanted to say something. All right then. ठीक है. Not seen the lectures. Okay. So how many students are here who are looking to kind of quickly solve the doubts that they had? And how many students are here who quickly want to kind of get a run through of surface chemistry chapter? Because यहाँ पे I have these like lecture notes also which I can take you through in a slightly quick manner, and then you can ask doubts. दो lecture है surface chemistry के. Okay, a run through is something. Vihang, if you have seen the lectures before, तो भी I think there will be some couple of new points that you can understand. तो बेटर है कि आप भी एक बार सिट थ्रू कर लो. एंड रहा सवाल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का, तो आपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस ट्राई करे हैं इसमें भी? हम नो सर. सर एक्चुअली मैंने वीडियो लेक्चर देखा है बट मुझे प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं मिला सरफेस केमिस्ट्री का. अच्छा, तो आपने बुकलेट के भी क्वेश्चंस नहीं करे हैं इसके? हाँ सर, नहीं कर पाया. अच्छा अच्छा, तो फिर तो ठीक है. आप लोगों को एक बार आपको फिर बुकलेट के क्वेश्चंस भी करने चाहिए और एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर भी करना चाहिए आफ्टर यू हैव सीन द लेक्चर्स. एक ही वीडियो लेक्चर है दृष्टि, बट इट्स अ स्लाइटली लॉन्ग वीडियो लेक्चर. हाँ, मैं आप लोगों के साथ में ये नोट्स भी शेयर कर देता हूँ. मतलब अभी नहीं कर रहा, लाइक आफ्टर द सेशन आई विल शेयर दीज नोट्स आल्सो विद यू. ठीक है. सो एक क्विक रन थ्रू कर लेते हैं. तो आपको क्या क्या करना है इसमें, राइट, व्हाट ऑल पॉइंट्स दैट यू नीड टू कवर. ठीक है. तो इसमें
आपको ये जो नोट्स हैं, ठीक है, एज वेल एज एनसीईआरटी, ठीक है, यहाँ से तो आपका ये थ्योरी का प्रैक्टिस रहेगा, ठीक है। देन बुकलेट एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, इनसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर फोकस करोगे, ठीक है। इसमें आपका ये सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर अच्छे से हो जाना चाहिए, ठीक है। नाउ एज सच इस चैप्टर को दो पार्ट्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं। एक होता है एडजॉर्प्शन और दूसरा होता है कोलॉइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो फॉर्म्स में इस चैप्टर को स्ट्रक्चर किया हुआ है, एक एडजॉर्प्शन का है और एक कोलॉइड्स का है। तो ये लेक्चर 1 एडजॉर्प्शन के ऊपर फोकस कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडजॉर्प्शन फर्स्ट, ठीक है। नाउ एडजॉर्प्शन वर्सेस अब्जॉर्प्शन, इन दो का एक क्विक डिफरेंशिएशन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। Absorption is something which is a bulk phenomena in which, because of diffusion, you will see, and in this example of chalk in water, the water particles, they seep inside the bulk of the chalk because of the concentration gradient. This is called as absorption. Whereas adsorption, AD, is a surface phenomena in which, say an example like this of silica gel in water vapor के मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब करता है उसकी सरफेस पर। लाइक सिलिका जेल का पार्टिकल आपने नोटिस किया होगा, आप कुछ नया बैग, नया बॉटल ऐसा कुछ खरीदते हो तो उसमें छोटे छोटे पैकेट्स में ये ऐसे सिलिका जेल के बॉल्स आते हैं, एंड व्हाट दे डू इज दे capture foul gases or moisture, and how they do so, they adsorb these gases on their surface, ठीक है। So it is driven by the attractive force between the surface molecules of the substance that is adsorbing and the substance that is getting adsorbed, ठीक है। The substance that is adsorbing उसको हम लोग adsorbent बोलते हैं, and the substance that gets adsorbed उसको हम लोग adsorbate बोलते हैं, ठीक है। तो सिलिका जेल will be the adsorbent and water vapor in this case will be the adsorbate. तो ये दो एग्जाम्पल आपके सामने मैंने शोकेस किए हैं so as to highlight what absorption and adsorption is. Now इसमें ध्यान रखना that adsorption is something which is not driven by concentration gradient as such, ठीक है। Like even if यहाँ पर सरफेस की साइट पर काफी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब थे, एंड बाहर इन द वेसल लाइक इक्के दुक्के वाटर मॉलिक्यूल्स बचे थे, बट अगर यहाँ पर you have on the surface, if you have vacant sites, then still water vapor can get adsorbed. So it is not driven by diffusion or concentration gradient, it is driven by these attractive forces between the surface molecules and water surface molecules and the adsorbate, whereas यहाँ पर absorption is driven by concentration gradient, ठीक है। Then there are many common examples of adsorption. So there is adsorption of gas that happens on the surface of solid, there is adsorption of liquids that happens on the surface of solids, right? So in जैसे sugar industry में, like you have colored sugar, before processing it is passed over the charcoal bed, and what happens is that the charcoal bed then absorbs those colored dyes present in the sugar, and what comes out is a colorless solution, processed sugar जिसको हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप नोटिस करना there are some additional terms like sorption, which means both adsorption and absorption taking place simultaneously. Desorption, it means removal of adsorbed substance from the surface, ठीक है। Now
what is the background behind absorption, what is the mechanism, what are the thermodynamic parameters to be taken into account, यहाँ पे notice करना. So what happens is that when we talk about a solid compound, इसमें दो तरीके के atoms या particles या molecules present होंगे. एक जो कि bulk में रहते हैं inside में, they experience attractive forces in all directions, and दूसरे रहते हैं जो surface पे रहते हैं, which do not experience attractive forces from all directions, they experience unbalanced forces. तो ये जो surface के particles रहते हैं, they have a higher energy, they have available valence electrons or free valency with them, and this is what they utilize to then attract other particles, other foreign particles, and bind to them. ठीक है, तो ये इसके पीछे का एक background है, that what leads to this process of adsorption. Now, in terms of the thermodynamics of this process, because it is these attractive forces that play a role, right? तो यहाँ पर adsorption जो रहेगा वो exothermic रहेगा. So when attractive forces dominate, potential energy क्या होता है? Decrease होता है. And because the potential energy is decreasing, there is this certain amount of energy that is released, and that is where we say that adsorption is an exothermic process. Right? In terms of entropy change, you can understand gas is getting deposited, the degree of randomness decreases, so delta S भी negative होता है. ठीक है? Then in terms of the spontaneity, तो यहाँ पे आप notice करना, like if you have a vessel and you put a piece of charcoal in it, automatically the pressure comes down. Like at the given conditions, we find that these gases, they get readily adsorbed on the surface of adsorbents like charcoal. तो delta G इनका negative रहेगा. ठीक है, delta G negative रहेगा. तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, that during the adsorption process, the magnitude of delta H is greater than the magnitude of T delta S, क्योंकि delta H भी negative है और delta S भी negative है. तो delta G negative होने के लिए this has to be the case. तो what happens is जैसे जैसे adsorption होता जाता है, जब adsorption हो रहा है तब तो delta H का magnitude ज़्यादा है as compared to T delta S, but as adsorption proceeds, delta H decreases and becomes equal to T delta S. Right, and that is the point when equilibrium between adsorption and desorption occurs. तब delta G 0 रहेगा. ठीक है, तो ये इसके पीछे की thermodynamics है. Now notice करना, there are two types of adsorption. One is physisorption and the other is chemisorption. Right, physisorption में कैसा रहता है? There is physical force of attraction between the adsorbent and adsorbate, like universal van der Waals forces. Whereas in chemical adsorption, there are chemical bonds, strong chemical bonds that get formed between the adsorbent and the adsorbate. ठीक है, तो based on with this, you have certain differences between them also, which you must remember. Like physical adsorption is more universal in nature, like all these gases, they do get adsorbed on the surface of solid to a very to some extent. Okay, so it is physical adsorption which is universal in nature. Chemical adsorption is highly specific. Chemical adsorption ऐसा नहीं है कि कोई भी गैस कोई से भी सॉलिड पर adsorb हो रही है chemically. ठीक है, कोई भी गैस कोई से भी सॉलिड पर physically तो adsorb हो ही सकती है, but chemically नहीं. Chemical adsorption के लिए there is a specific requirement that needs to be fulfilled. And that is the reason we say that physical adsorption is not specific, whereas chemical adsorption is highly specific. In terms of reversibility and irreversibility, what we say is that physical adsorption can be easily reversed. Like if I simply heat the charcoal, तो उसपे जो adsorbed gases हैं, they will get deadsorbed. But not in case of chemical adsorption. Chemical adsorption is not that easy to let go also. तो यहाँ पर नोटिस करना,
let's say we talk about heat of absorption, यहाँ पर दोनों में एक्सोथर्मिक ही है, बट यहाँ पर मैग्नीट्यूड कम रहेगा बिकॉज ये वीक वॉन डर फोर्सेज रहेंगे. यहाँ पर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं तो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है. ठीक है. Activation energy is something which I will talk about when we'll be talking about the dependence on temperature. But क्योंकि यहाँ पर you can understand chemical bonds का formation होगा, तो बीच में there is this activated complex also that get forms. तो activated complex के लिए there is this higher amount of activation energy that is required. ठीक है. Physical absorption के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है. Physical absorption के केस में it works pretty smoothly. And another last difference, which is again an important difference, physical absorption is multi-layer. Like एक solid है, उसकी surface के ऊपर gases के particles attract हो रहे हैं, deposit हो रहे हैं. अगर higher pressure conditions होती है तो multi-layer of gases get absorbed on the surface. But अगर chemi-absorption की बात करें जहाँ पर chemical bonds का formation हो रहा है, तो यहाँ पर what we see or what we find is that only one layer is formed. ठीक है. All right. Then next यहाँ पे समझना factors affecting absorption. Now इसमें भी पहला factor which we are talking about is the absorption of gases on solid. ठीक है. मतलब like पहला factor, in fact what I'm trying to say is that these factors we are keeping in the context of कि gas का absorption हो रहा है solid के ऊपर. ठीक है. So based on this, ये एक बार read करो, quickly read through this paragraph. Let me know what did you understand, what did you not. नहीं, critical temperature is not boiling point. Although there is a correlation, you can say higher the critical temperature, higher will be the boiling point. But critical temperature is not boiling point. Right. So what this particular paragraph or this factor is saying is that when we talk about physical adsorption, when we talk about these gases getting adsorbed on the surface of, say, charcoal, then the gases which are easily liquefiable, the gases which are polar, the gases which have greater attractive forces between molecules, the gases which have a greater critical temperature will be adsorbed more. And how do we quantify that? We quantify that in terms of this term called as X by M. What does that term mean? Extent of adsorption, that is mass of gas adsorbed upon mass of adsorbent. So if you have, say, these noble gases, helium, neon, argon, krypton, right? Now, do you remember in the London dispersion forces किस में ज़्यादा होते थे? Greater the size, greater the London dispersion forces, greater the TC result, greater the TC values. तो किसमें critical temperature ज़्यादा होगा, जिसमें attractive forces ज़्यादा होंगे, जो ज़्यादा liquefiable होगा, उसका extent of adsorption ज़्यादा रहेगा. ठीक है.
समझ में आया? इस पर्टिकुलर फैक्टर में डाउट है किसी को कुछ? ऑलराइट, देन नेक्स्ट फैक्टर रीड करो. अच्छा, नेक्स्ट फैक्टर रीड करने के पहले देयर इज दिस टर्म कॉल्ड एज competitive absorption. Competitive absorption is in quick summary, if there are multiple gases that are competing for the same surface site of adsorbent, then the one which is more strongly adsorbed will get deposited first. And it may, you can say, also happen that a strongly adsorbed one can displace a weakly adsorbed one. So let's say charcoal की surface के ऊपर already कुछ there are some substances that are adsorbed, say a weakly adsorbed gas like O2 या N2, तो अगर अमोनिया उसके कांटेक्ट में आएगा तो अमोनिया can also get displaced. ठीक है? Now नेक्स्ट फैक्टर नोटिस करना, इट इज रिलेटेड टू द adsorbent जिसकी सरफेस पर एड्जॉर्प्शन हो रहा है. तो एक तो नेचर होता है और दूसरा उसकी सरफेस साइड्स कितनी होती हैं, राइट? सो नेचर में कैसा है, इफ वी टॉक अबाउट एड्जॉर्बेंट्स लाइक चारकोल, सिलिका जेल, मेटल ऑक्साइड्स, क्ले, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब मोर इजीली लिक्विफाइबल गैसेस को फिजिकल एड्जॉर्प्शन से एड्जॉर्ब करते हैं, लाइक HCl, NH3, H2S, ये इन सब पे बहुत इजीली एड्जॉर्ब हो जाती हैं. जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ठीक है, they don't really absorb much of these gases, but they can absorb H2N2O2 and that too via chemisorption. ठीक है, under particular conditions of temperature they are able to absorb these gases. So if you remember, आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में याद है ये जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आपने देखा था कि प्लैटिनम का रॉड था. अब प्लैटिनम की रॉड को क्यों यूज करा जाता है? बिकॉज प्लैटिनम की रॉड इज एबल टू एब्जॉर्ब हाइड्रोजन गैस ऑन इट्स सरफेस, एंड उसकी सरफेस पर फिर रेडॉक्स रिएक्शन, लाइक जो भी हाफ रिएक्शन होना होता है ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का, that happens quite easily, and the electrons get transferred via that electrode. Okay, so it plays an important role over there. एंड सेकेंडली यहाँ पर नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट के बाद में सरफेस साइड्स भी मैटर करती हैं. तो द ग्रेटर द सरफेस एरिया द बेटर इज द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन. ठीक है, सो इफ यू हैव से you have something like this, a bulk solid versus a powdered solid will have a greater surface area. ठीक है. All right. Then you have effect of temperature, right? Temperature का effect किस तरीके से रहता है? If you have noticed adsorption is exothermic, तो आपको क्या समझ में आएगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर अगर कोई भी adsorption, कोई भी इक्विलिब्रियम एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है? इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है, राइट? एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पर भी आप यही नोटिस करोगे, हम लोग अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये जो x/m एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जिसके बारे में हमने बात किया था, दिस विल डिक्रीज. So increase in temperature decreases adsorption. This is something which is quite evidently seen in physical adsorption. Chemical adsorption में थोड़ा सा different रहता है. Chemical adsorption में there is an initial increase, then a decrease happens. So this initial increase is because chemisorption requires activation energy. So because of that, यहाँ पर आप notice करना that initial temperature increase करने पर extent of adsorption increase करता है. However, beyond a limit, if you keep on increasing temperature, the extent of adsorption does come down. ठीक है.
ऑल राइट, देन यहाँ पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी नोटिस कर लेना। प्रेशर के साथ में कैसा रहेगा, इफ यू विल नोटिस ये जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है उसमें डेल्टा एन जी इज लेस देन 0, राइट। अब डेल्टा एन जी लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। So that is what happens in this case also, that if you increase the pressure, right, then as a result extent of absorption बढ़ता है, but then there is a limit to it. If you keep on increasing the pressure, it becomes saturated, and this is something which can be seen in this graph also. Now this behavior of extent of absorption with pressure is something which is modeled in form of this equation which is called as Freundlich adsorption isotherm. तो इस ग्राफ को न्यूमेरिकली डिस्क्राइब करने के लिए ये एक्सप्रेशन यूज किया जाता है, that x by m is proportional to p raised to the power of 1 by m. Now under low pressure conditions this n value is 1, like यहाँ पर लीनियर रिलेशनशिप या लीनियर वेरिएशन रहेगा, ठीक है। अंडर you know moderately high pressure conditions, moderate pressure conditions में ये वैल्यू n से n का वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे नॉन लीनियर वेरिएशन रहेगा। एंड हाई प्रेशर कंडीशंस में वी से दैट n टेंड्स टू अ लार्ज वैल्यू, दैट मींस 1 by n टेंड्स टू 0 एंड x by m कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये जो बीच वाला रीजन है जहाँ पर x by m is non-linearly dependent on pressure, this is something which is found out experimentally by plotting log x by m versus log p. तो इस ग्राफ का जो स्लोप एंड इंटरसेप्ट है वो आपको 1 by n and k का वैल्यू देता है, राइट। फॉर समथिंग लाइक दिस एग्जांपल इन विच ऐसे log x by m versus log p का आपको रिजल्ट दिया हुआ है तो आप x और p का रिलेशनशिप निकाल सकते हो, x by m और p का रिलेशनशिप, like you work on the slope, you work on the intercept and you get the value of k and n. Once you get that, then you can use the relationship to find out कि कितने pressure पर कितना absorption हो रहा होगा, right? So this is also modeled using another theory called as Langmuir adsorption isotherm. उसमें instead of using this expression, right, they use a different expression in which x by m is equal to ap upon 1 plus bp. It models the same kind of a graph only, as आप notice करोगे that low pressure पर bp much less than 1 रहेगा तो linear relationship आ जाएगा, x by m will be equal to ap. At high pressures bp will be much greater than 1 तो ये क्या आ जाएगा, x by m is equal to ap by bp और pp कट जाएगा तो ये constant आ जाएगा। And under moderate pressure conditions कुछ भी neglect नहीं करना है तो ये x by m equal to ap upon 1 plus bp, it gives a model of that kind of a non-linear relationship only, ठीक है। तो ये भी एक वे है in which we describe mathematically how extent of adsorption depends on pressure, ठीक है। अब in cases of this thing, in cases of solutions, ये तो ऊपर जो हमने फैक्टर्स लिखे वो थे गैस का सॉलिड के ऊपर एड्सॉर्प्शन जब है, बट जब सॉल्यूशंस के एड्सॉर्प्शन के बारे में बात किया जा रहा है तो उसमें कैसा रहेगा, द सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, ठीक है। That is something which will be taken into account also. तो इसमें concentration का dependence कैसा रहेगा, it is similar to how pressure का dependence was. Concentration of जो भी substance absorb हो रहा है उसका concentration अगर हम बढ़ाएंगे तो extent of absorption बढ़ जाएगा, but it will get saturated if you keep on increasing the concentration.
ठीक है। देन देर आर दीज एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शंस। इसके लिए आई वुड रेकमेंड कि आप एक बार एनसीईआरटी जरूर अच्छे से देखो, ठीक है। इसमें ये सब एप्लीकेशंस का डिस्कशन किया गया है, इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा ब्रीफ दिया गया है, तो इसको रीड करना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसमें ये जो क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस है, इसके ऊपर एज वेल एज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, इन दो के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। इनफैक्ट हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के ऊपर मैं फोकस करूंगा। क्रोमेटोग्राफी तो ये आप लोगों ने ऑर्गेनिक में भी देखा होगा, एज वेल एज आपने अगर इसका लाइक कॉन्सेप्ट समझा है तो एक दो बार इसका रीडिंग जरूर करना फ्रॉम द प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। एनसीईआरटी का जो रहता है उसमें क्रोमेटोग्राफी के बारे में जरूर बताया गया रहता है, तो डू मेक श्योर दैट यू आर also reading through that. Then how catalysts में adsorption का phenomena plays a role, तो वो हम लोग समझ लेते हैं एक बार के लिए। बेसिक कैटालिसिस क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होते हैं, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, उनके एग्जांपल्स एंड ऑल, ये सब आपको पता होने चाहिए। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस is where the role of this thing comes, the role of adsorption. Now how that role comes in, उसको मैं एक बार आपको थोड़ा सा फास्टर या इंटरेस्टिंग में बताने के लिए लेट मी आस्क यू टू क्विकली सी दिस वीडियो। ये एक अच्छा वीडियो है, इट विल हेल्प यू क्विकली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस एंड इसमें एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट। एक मिनट दो। ऑलराइट, ये वीडियो देख लो एक बार क्विकली, आई सेंट इन द चैट।
All right. So this would have given you a fair bit of an idea in terms of how heterogeneous catalysis में adsorption plays a role. And उसी को यहाँ पर फिर हम लोगों ने summarize भी किया हुआ है कि पहले reactant molecules आते हैं, उनका physical adsorption होता है पहले. Physical adsorption होने से molecules के बीच के bond weak हो जाते हैं. Then these molecules they get chemically adsorbed, जिसके बाद में उनके खुद के बीच के बॉन्ड दे ब्रेक एंड देन अगर नेबरिंग साइट्स में ऐसे रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो उनके बीच में इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो प्रोडक्ट फिर सरफेस को लीव कर जाएगा एंड एज अ रिजल्ट वी विल बी सीइंग अ रिएक्शन हैपनिंग एट अ मच फास्टर रेट. मल्टीपल रीजंस. एक तो क्योंकि सरफेस पर एब्जॉर्प्शन होने से सरफेस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ जाता है. दूसरा, ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगा. रीजन बीइंग कि ऑलरेडी इनके बीच के मॉलिक्यूल्स के जो बीच के बॉन्ड है वो वीक हो चुके होंगे बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन. सो दे विल रेडिली फॉर्म दीज इंटरमीडिएट्स. सो दिस इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. नाउ दिस आल्सो एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ प्रमोटर एंड इनहिबिटर. तो यहाँ पे आप नोटिस करना, you would have come across this word called as promoter. Now, what is a promoter? It's a substance that increases the efficiency of catalyst. It does not really directly participate in the reaction. ऐसे यहाँ पे in the Haber's process, molybdenum is a promoter. How molybdenum plays a role is that molybdenum will be something that will occupy interstitial sites in the iron ka lattice, and as a result, it increases surface area. It increases surface area. It increases the effectiveness of catalyst. How? Because when these molecules they get adsorbed, their individual bonds they get much more strained, and which leads to a faster rate of reaction. ठीक है. इसी तरीके से inhibitors भी रहते हैं. Inhibitors are also something which are like catalytic poisons. So in this the same Haber's process, you have CO as a inhibitor. So what happens is that the CO molecules they tend to get preferentially adsorbed and block the surface sites of catalyst. So they are like catalytic poisons. They don't allow the reactant molecules then to this thing. ठीक है. Then there are these types of catalysis, positive, negative, auto, induced. ये सब आप NCERT में देख सकते हो. Like these are just simple terms. Auto catalysis आपके लिए शायद नया हो सकता है. इसमें कैसा रहता है? इसमें the product itself acts as a catalyst. So इससे क्या हो जाएगा? Initially the rate of reaction it increases. Generally किसी भी reaction का rate of reaction starting में ज़्यादा रहता है and then कम होने लगता है. But in case of this thing, in case of autocatalysis, that rate initially also increases because the product form itself is a catalyst. Then there are these characteristics of catalyst. Now many of these characteristics आप लोगों ने ये like पहले भी chemical kinetics chapter में पढ़े थे. ठीक है. Especially यहाँ पे जो ये मैंने red में highlight कर रखे हैं ये आपने पहले भी पढ़े हुए हैं. जो green वाले हैं वो थोड़े से new हैं. Something like greater the surface area, greater will be the activity. Only a small amount of catalyst is sufficient because the products get desorbed from the surface. Optimum temperature is also something which is a characteristic of catalyst because आपने notice किया था that chemisorption में like temperature बढ़ाने पर extent of adsorption बढ़ता है and then घटता है. तो initial activation energy require करने के लिए एक बार एक optimal temperature की requirement रहती है for these catalysts. Then there are these two other properties which are also important for catalyst for you to remember. एक activity और एक selectivity. Activity is something in which it talks about the strength of adsorption to be reasonable. So even this example, if you will understand that hydrogenation reaction जो रहता है जिसमें हम लोग nickel as a catalyst choose किए हुए थे तो उसमें कैसा है left to right actually catalytic activity बढ़ती है but we take like group 7 to 9 as the ones which are better catalyst because they neither adsorb the substances too strongly nor too weakly. So this activity plays an important role in catalysis also. Then selectivity is something which is also an important characteristic of catalyst. It's the ability of the catalyst to direct the
yield of the reaction towards a particular set of products. So same set of reactants can give multiple set of products. So there's a catalyst which can direct the yield towards a particular set. तो उसमें एक famous example रहता है zeolites का, which are shape selective catalysts, in which they have this special three-dimensional network of aluminosilicates. So there the shape and size of the reactant product molecules as well as the pores of the catalyst, these zeolites, they play an important role in deciding what kind of reaction will happen. तो ये काफी common application रहता है, ठीक है. तो ये आपका कैटलिस्ट वाला रहेगा. इसके अगेन थोड़ा बहुत क्वेश्चंस वगैरह हैं, बट ये आपका फर्स्ट पार्ट रहता है ऑफ द चैप्टर व्हिच इज रिलेटेड टू एडसॉर्प्शन. ठीक है, ये पार्ट समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, आई नो मतलब वी आर गोइंग इन अ वेरी रश्ड मैनर, बट लाइक दैट्स व्हाट आई कैन डू इन द स्टिपुलेटेड टाइम वी हैव. एक जस्ट ये मत समझना कि इसके बेसिस पर आप लोगों को चैप्टर ग्रास्प हो जाएगा, आपको बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा. इट्स जस्ट दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट द चैप्टर इज. ठीक है, इसी में फिर आप एनसीईआरटी में रीड करोगे तो एंड में ये एंजाइम्स वाला पार्ट भी आता है, बट दिस इज मोर रेलेवेंट फ्रॉम लाइक मेडिकल स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज दीज एंजाइम्स आर आल्सो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट ओनली. So the mechanism that they follow uses this concept of adsorption, in which there are these surface sites जिन पर enzyme आते हैं, like, and they like kind of help in formation of certain products, and they help it happen in a much faster manner. तो ये सब थोड़ा बायो के पर्सपेक्टिव से relevant है. Engineering में it's okay even if you like tend to ignore this. All right. Then let's come to the next bit in surface chemistry, which is this colloids वाला part. ठीक है, अब इस वाले पार्ट में समझने की कोशिश करना that what are colloids in the first place, and then why do we study them in this chapter of surface chemistry. So on the basis of size of particles, we classify these solutions into these following types: true solutions, colloids, and suspensions. Right, so इसमें आप notice करना that true solutions are the one which are the smallest particle size, and suspensions are the one which are the largest particle size. Colloidal solutions are somewhat in between, and because of this nature, because of these sized particles, we find them to show certain unique properties. ये क्या रहती हैं, कैसी रहती हैं, हम लोग धीरे धीरे करके अनकवर करते जाएंगे. But this is the broad classification which helps defining what colloidal solutions are. Now based on this, there are these some property based differences also. तो एक बार आप quickly read कर लो what are these key differences between suspension, colloid and true solution. And इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो.
All right. Membranes are basically you can think of like animal skin or plant से derive किए हुए products which can have the pore structures so small that it can allow ions and all to pass through, but not colloidal size particles. Normal filter paper जो रहता है वो कैसा रहता है? They are not something which are able to prevent the colloidal particles to pass through. The colloidal particles can pass through them, but not through these membranes. Okay. All right. Now, colloidal particles जो रहते हैं, colloidal solutions जो रहते हैं, उनको हम लोग heterogeneous बोलते हैं. And as part of being heterogeneous, they are made up of these two components. There is a dispersed phase and there is a dispersion medium. Right. So, for example, milk के अंदर oil and fats रहते हैं in water. Right. So the oil particles, the fat particles, the protein particles, they are the dispersed phase. Okay. And water will be the dispersion medium. Like commonly solute solvent term use करते हैं हम लोग, but when it comes to colloid, we rather tend to use this term DPTM more. ठीक है. जैसे गोल्ड का कोलॉइड होगा, तो गोल्ड का कोलॉइड मतलब लाइक वेरी वेरी स्मॉल कोलॉइडल साइज पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन वाटर. तो गोल्ड विल बी द डीपी एंड वाटर विल बी द डीएम. ठीक है. The dp is also called as discontinuous phase, while dm is called as the continuous phase. Now notice करना, अब हम ये colloids को surface chemistry chapter में क्यों पढ़ते हैं? तो what happens is that यहाँ पर जो surface होता है colloids का, that actually plays a really important role in their stability. So notice करना यहाँ पर true solutions इतने छोटे होते हैं that they lack a surface. ठीक है. True solution like NaCl in water, they lack a surface. However, they are small enough that they don't settle down under the influence of gravity. They keep on randomly moving inside the solution. Whereas suspension में क्या होता है? Suspension are like mud and water. They are large size particles, so they do possess a surface and some properties of surface that comes along with them, but then they are so large in size that they settle under the influence of gravity. Now colloids have both the things in them. Like they do have the surface as well as they don't settle down under the influence of gravity. And this surface is what provides them this unique stability. अगर हम organic colloids के बारे में बात करें, something like milk, तो उसमें कैसा रहता है? ये जो colloidal sized particles होते हैं, like they are heavily solvated by water molecules. Like these water molecules, they form layers around them and they protect them. They protect them from becoming a precipitate. They protect them from coagulating. Right. So दूध का पनीर जब बनाना होता है, तो what we do is we destroy these layers around these proteins and fat molecules by introducing electrolytes. Otherwise, the दूध that we have can remain in a like colloidal form for a large enough time duration. ठीक है. In case of inorganic colloids, like it is not the interaction with water which keeps them stable. It is in fact that ये जो colloids होते हैं, जैसे for example like gold का colloid हो गया, या फिर ये AgI का precipitate हो गया जिसका colloid बनता है, तो इसमें क्या होता है? AgI के छोटे छोटे colloidal size particles जो होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर I माइनस आयन या फिर Ag प्लस आयन, ठीक है, Ag प्लस भी हो सकता है, I माइनस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एक्सेस में होता है. That ion can get absorbed on the surface, and post that the surface becomes negatively charged. तो अब क्या होगा? एक colloidal size particle है और दूसरा colloidal size particle है, दोनों पर negatively charged layer है,
तो ये आपस में फिर कोएगुलेट नहीं करते, आपस में ये मर्ज नहीं होते और ये कोलॉइडल डायमेंशंस में ही रह के सोल्यूशन में इधर उधर डोलते रहते हैं। ठीक है, सो here the role of surface is quite important in terms of what or how these particles are going to be. ठीक है, what these colloidal solutions are going to be. ठीक है, then colloidal solution एक बार समझ में आ जाता है तो अब हम classification of colloids करते हैं and classification of colloids में what you have as the first classification is on the basis of physical state of dp and dm. ठीक है, तो जो dispersed phase है and dispersion medium है वो solid liquid gas तीनों हो सकता है, तो 3 into 3 9 combination should be there, but यहाँ पर 8 ही combination है. Gas is actually considered to be a homogeneous mixture only. So बचे हुए 8 are colloidal solutions that we find around us. Now इस table में you have the names of these different types of colloids depending upon what is the physical state of dp and dm and what are their common examples. ये पूरा का पूरा table आपको ध्यान रखना रहेगा. ठीक है, there are questions that can come directly from this table, like asking what kind of colloid is fog. Like fog is like gas and liquid, solid and liquid, liquid and gas, क्या है. तो ये आपको पता होना चाहिए, लाइक एकदम अच्छे से ये टेबल का अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में रहना चाहिए. ठीक है, then there is another classification of colloid which comes on the basis of how the dp and dm interact with each other, which is lyophobic and lyophilic. तो ये lyophobic कौन सा हो गया, जो ये मैंने आपको बताया यहाँ पर. लायोफोबिक मतलब ऑर्गेनिक कोलॉइड्स प्राइमरीली. तो इसमें कैसा रहता है, कोलॉइडल पार्टिकल्स और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में अच्छा इंटरेक्ट करते हैं. एंड लायोफोबिक मतलब कैसा हो गया, लायोफोबिक मींस सॉल्वेंट हीटिंग, राइट. तो इसमें दीज आर जनरली द इनऑर्गेनिक काइंड ऑफ कोलॉइड्स, लाइक जो मैंने गोल्ड का सॉल या AgAgI का आपको बस जस्ट एग्जांपल बताया था. ठीक है, दिस इज अनदर क्लासिफिकेशन. नाउ बेस्ड ऑन दिस क्लासिफिकेशन you should remember these examples. ठीक है, इसमें examples का खास रोल रहता है. Do remember these examples, they are quite important. ये general organic colloids हैं जो कि आपके lyophilic nature के हैं. Inorganic colloids like metal के hydroxides, oxides, sulfides, ये सब inorganic nature के रहते हैं. Now based on this they have these differences between them. तो ये आपको lyophobic, lyophilic के differences वगैरह एक बार के लिए पढ़ने पड़ेंगे टेबल के थ्रू. देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स इन देम, एक एक करके कुछ पॉइंट्स रटा रहेंगे, कुछ पॉइंट समझ में आ जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि स्टेबिलिटी कैसे रहती है, एक में सॉल्वेशन रहता है और एक में चार्ज लेयर एक्वायर हो जाती है. तो ये आपको ध्यान से पढ़ना रहेगा. ठीक है, देन देयर कम्स अनदर क्लासिफिकेशन which is based on the charge of colloids. So you have positively charged colloids, you have negatively charged colloids. Now यहाँ पे नोटिस करना, for the same AgI colloid we can have a positively charged colloid, we can have a negatively charged colloid. किस तरीके से, यहाँ पर हम AgNO3 और Ki को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, AgI का प्रेसिपिटेट बनता है. ठीक है, अब AgI का प्रेसिपिटेट को हम लोग विग्रसली शेक करेंगे तो वो कोलॉइडल साइज के पार्टिकल्स में ब्रेक होता है. नाउ डिपेंडिंग अपॉन वेदर सोल्यूशन में Ag प्लस आयन एक्स्ट्रा है या I माइनस आयन एक्स्ट्रा है, that ion gets adsorbed on the surface of the colloidal sized particles and protects that colloid from coagulating. तो अगर यहाँ पर AgNO3 एक्सेस में था तो ये पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड बन जाएगा because the Ag plus ions get adsorbed. अगर I minus ions एक्सेस में थे तो they will get adsorbed and ये negatively charged कोलॉइड बन जाएगा. ठीक है, now apart from this you must remember example of these again positively charged and negatively charged colloid. ये examples का ध्यान रखना है, रट्टा ही मारना है. Typically जो ये metal के colloids होते हैं, metal के sulfide के colloids होते हैं, ये सब negative colloids होते हैं, and metal hydroxides के colloid are positively charged colloid. ठीक है, so इसमें आप ये examples NCERT में भी एक table है जिसका आप ध्यान रखोगे. ठीक है, उसमें भी ये बताया गया है.
पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड, कैसे कैसे एग्जाम्पल रहते हैं, यहाँ पे भी मैंने हाईलाइट किया हुए एग्जाम्पल्स. Then there is another classification of colloids which is based on the type of dp, type of the dispersed phase that is there, type of the particles that are there. So you have multimolecular colloids जिनमें multiple molecules या multiple atoms का aggregate colloidal size में रहता है, ठीक है. And you have macromolecular colloids also जिसमें individual colloid का size is of colloidal range. Individual like proteins, fats या polythene या nylon के जो polymers रहते हैं वो खुद colloidal dimensions में रहते हैं. Then there is another category called associated colloids. इसमें कैसा होता है, इसमें they are actually like macromolecular size के रहते हैं, ठीक है, but then they are not well interacting with the solvent, and only when they are put in higher concentration they tend to aggregate in such a way that they behave as colloids. So जैसे ये soaps या detergents में कुछ ऐसे salts रहते हैं और fatty acids, तो अगर ये कम concentration में रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि इनका जो ये long hydrophobic chain रहता है ये इनको पानी में घुसने नहीं देता. They tend to remain on the surface only, so they don't form colloidal solutions right away as they don't get mixed in water where they just stay on the surface. But अगर इनका concentration हम बढ़ा देते हैं तो what happens is that they tend to form such spherical micelles. The non-polar parts they start to intermingle with each other, and the polar parts of these salts they tend to mix with the water, and together this kind of an arrangement results in formation of colloidal sized particles called these micelles. So this is called as an associated colloids. This happens above a particular temperature called as Kraft temperature and a particular concentration called as critical micelle concentration. Experimentally, this critical micelle concentration is determined by abrupt change in properties of the solution. Like उसकी turbidity बढ़ जाएगी, उसकी conductivity change हो जाएगी, surface tension change हो जाएगा, osmotic pressure change हो जाएगा. ये सब abruptly change जाते हैं when such colloidal formation happens. ठीक है. So ये classification of colloids था. Then there are these properties of colloids that you come across. So there are these different properties. There is this optical property of Tyndall effect, which is quite a common one. That true solutions may you don't affect Tyndall effect. You don't find Tyndall effect because the size of the particles, the ions, is so small that they are unable to scatter light. You don't see the path of light traveling through a true solution because the particles don't interact with those light particles as much as it happens in colloidal solution. Colloidal solution में क्या होता है, जो particles की size है that is large enough to scatter the light. तो light आता है, ये colloidal size के particles scatter हो जाता है, and that is can be seen through a microscope as well. So this is one requirement for Tyndall effect. Another requirement for Tyndall effect is the difference in the refractive index of dp and dm. So generally amongst colloids also, lyophilic colloids they tend to show a weak Tyndall effect only, whereas lyophobic colloids they tend to show a well-defined Tyndall effect. This is because there is another requirement for Tyndall effect, that is a significant difference between the refractive index of dp and dm. तो ये एक important optical property रहती है. Color की भी एक important optical property रहती है, that color shown by colloidal solution depends on the size of the particles also. The size of the particle plays a role in the kind of wavelength that it's getting scattered. तो ये आप gold के solve का example अच्छे से याद रखना. That finest gold salts are red in color, and as we increase the size of the colloidal particles, the color changes. Gold की case में finest gold salts are red in color, and you keep on increasing the size, you will find the color changing from red to purple to blue to then finally golden. ठीक है. Then mechanical property of Brownian motion रहता है, and ये Brownian motion कैसे temperature पे depend करता है, particle के size पे, viscosity पे, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखोगे. It is random movement of these colloidal particles because of collision with the DM molecules, DM particles. Then electrical property में जैसे मैंने आपको बताया था कि एक like layer of charge gets adsorbed on the surface of the colloidal particles, that is called as a fixed layer, and around this fixed layer there is another layer of charge, the opposite charged ions that come, which is called as a diffuse layer. Together this double layer is called as Helmholtz double layer, and इसके बीच में जो potential difference generate होता है उसको zeta potential या electrokinetic potential कहते हैं. जितना ज़्यादा ये potential रहता है उतना ही stable आपका colloid रहता है, right?
So these are some important properties associated with colloids. तो इन properties का भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे, ठीक है. Then you come across coagulation of colloids. तो जैसा मैंने आपको बताया था, दूध से पनीर बनाना है, तो उसमें क्या करते हो आप, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर देते हो. यू ऐड सॉल्ट और लेमन टू द मिल्क सोल्यूशन, एंड व्हाट इट डज, इट डिस्ट्रॉयज द प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द कोलॉइड्स. ये प्रोटेक्टिव लेयर जो इनको कोएगुलेट करने में या मर्ज होने से प्रोटेक्ट कर रही थी, वो डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर ये पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करके, एज इन कोएगुलेट करके प्रेसिपिटेट बना देते हैं. तो यू डिस्ट्रॉय द कोलॉइड. So you can destroy the colloid by addition of these electrolytes. There are multiple ways, like there is this electrical way also, in which colloidal particles जो हैं उनको आप एक particular electrode की तरफ लेके आ जाओगे, opposite charge वाली, तो वहाँ जाके उनका charge lose हो जाएगा और वो coagulate कर जाएंगे. या फिर आप उनमें electrolytes add कर दो, electrolytes add करने से भी coagulation आ जाएगा. Now electrolytes add करने पर coagulation आ जाएगा, तो उसमें आप notice करना, we define something as coagulation power of electrolytes, कि कितना कम क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट लगेगा उतना अच्छा उसका कोएगुलेशन पावर रहेगा. ठीक है. सो यहाँ पर अगर आपके पास 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन है और उसमें आप कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो, तो कितने मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे टू कोएगुलेट 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स कोएगुलेशन वैल्यू. जितना कम कोएगुलेशन वैल्यू होगा, मतलब उतना कम क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट लगा है टू कोएगुलेट, दैट मींस उतना ही स्ट्रांग उसका कोएगुलेशन पावर रहेगा. ठीक है. Then like coagulation power also depends on the charge. Like so if you have say a positive colloid, उस positive colloid में अगर आप कोई anion electrolyte का add कर रहे हो उसको coagulate करने के लिए, तो greater the charge, greater will be the coagulation power, lesser will be the amount of electrolyte that will be required, that will be the lesser the coagulation value. अगर आपके पास कोई नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट है, राइट, तो उसमें यू नो द अमाउंट ऑफ cation, the charge of cation actually will matter. So let's say if you have a negative colloid and you have different electrolytes, and उन different electrolytes के cation पे हम लोग focus करेंगे, तो greater the charge of cation, greater will be the coagulation power, lesser will be the coagulation value. ठीक है. All right. Then I think there is this term called as gold number. ये भी आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. Like you will have to understand that like जो lyophobic colloids होते हैं वो generally ज़्यादा sensitive होते हैं towards the addition of electrolytes as compared to lyophilic colloids. Lyophilic colloids को ज़्यादा quantity में electrolyte लगते हैं to coagulate. So what we can do is we can protect lyophobic colloids by adding lyophilic colloids. So that is what is called as the protecting power or protecting action of lyophilic colloids. Again, this protecting power or protective action is quantified in this term called as gold number. How that gold number is defined? उसका एक definition होता है that if you have say standard lyophilic colloid like gold sol 10 ml, उसका red color रहेगा. अगर आप इसमें 1 ml 10% NaCl डाल दोगे तो इसका कोएगुलेशन होकर पार्टिकल्स का साइज बढ़ जाएगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा इनटू ब्लू. Now you can prevent this color change. You can prevent this color change by adding or pre-mixing some lyophilic colloid. Now how many milligrams or how much milligrams of lyophilic colloid can protect this, prevent this color change? That is what is called its gold number. Right? तो जितना कम क्वांटिटी में लगेगा उतना कम गोल्ड नंबर रहेगा, उतनी ज़्यादा उसकी प्रोटेक्टिव पावर रहेगी. इस तरीके से ये आपको समझना होता है. ठीक है. तो ये आपका की क्विक समरी था ऑफ द लाइक कोलॉइडल वाला सेक्शन आल्सो. देन इसके बाद में देयर आर दीज एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स व्हिच आर देयर. अगेन एप्लीकेशंस का पार्ट आपको अगेन एनसीईआरटी से रीड अप करना पड़ेगा, दैट व्हाट आर दोज एप्लीकेशंस इन व्हिच कोलॉइड्स आर यूज्ड. बट अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट यही थे, लाइक व्हाट इज कोलॉइड, what is the role of surface, what are the types of colloids, what are the properties of colloids. ठीक है. All right. So अब apart from this, as I said कि ये quick
रन थ्रू था ऑफ व्हाट द ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ द चैप्टर इज। आई एम श्योर आप लोगों को समझ में तो नहीं आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस फ्लो में ये चैप्टर है, उसको कैसे आगे पढ़ना है। ठीक है, एनी डाउट्स, एनीथिंग एल्स यू वुड वांट टू आस्क एंड अंडरस्टैंड? No, sir. हाँ, नियति, कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई। So, do you guys have any doubts? Dhanshri, Niyati? No, sir. No doubt. ठीक है, तो फिर मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि ये नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो डू गो थ्रू देम, एंड देन इफ यू हैव एनी डाउट्स इन द दिस थिंग बुकलेट एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो आप डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में उनको पूछना। Okay, sir. ठीक है, ऑलराइट देन। Dhanshri, do you have any concerns? All right, चलो ठीक है guys, take care, good night.